गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। आप सबका स्वागत है स्टडी पोर्टल पर। स्टडी पोर्टल पर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत मैंने कल आपको जो है वो सिगमंड फ्राइड जो है उसकी थ्योरी बता रहा था, लेकिन तब तक लाइट चली गई तो इस वजह से वीडियो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो आज मैं जो है आपको फिर से जो है वो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वो शुरू से बताऊंगा, और उसके अलावा एरिक्सन की जो थ्योरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों ही जो थ्योरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक उस पर बने रहना, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पे आपको जो विभिन्न एग्जाम जैसे KVS, NVS, DSSB, आपका सीटेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि आपको किस प्रकार से नोट्स मिलेगा, कैसे आपको नोट्स प्राप्त करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कल चोम्स्की का सिद्धांत तो बता दिया था। चोम्स्की जो है वो मैंने बताया था कि जो है वो क्या है, वो व्यवहारवाद के आलोचक हैं, और उन्होंने जो है वो माना कि जो भाषा विकास है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो जन्मजात प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर वो चीज़ पाई जाती है, ना कि वो किसी सोशल गेन के कारण या अनुकरण या मॉडलिंग के कारण वो उसको गेन करता है, ठीक है। ये उसका सार है, ठीक है। तो आज हम जो है वो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि जो सिगमंड फ्राइड है वो एक मनोचिकित्सक थे, और सिगमंड जो फ्राइड है उनकी थ्योरी में मैंने आपको दो चीज़ बता दी थी। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी लिबिडो, ठीक है ना। लिबिडो क्या होता है? लिबिडो का मतलब होता है कि जो है वो प्रेम की भावना, काम वृत्ति, काम की भावना, ठीक है ना, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है वो होती है, और जो व्यक्ति को क्या करती है, काम को करने के लिए प्रेरित करती है, और जीवन को चलाने के लिए लगातार जो है वो एक अभिप्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। ये क्या होती है? काम वृत्ति या लिबिडो होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, और शिशु जो सहसावस्था है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। अलग अलग स्टेजेस में इसका अलग अलग तरीके से मतलब इसकी शिफ्टिंग होती रहती है। तो वो मैं आपको इसी थ्योरी के अंदर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से लिबिडो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं सेकेंड चीज इसमें बताई थी वो थी नार्सिसिज्म, स्वमोह या नार्सिसिज्म, ठीक है। स्वमोह या नार्सिसिज्म में मैंने आपको बताया था कि इसमें बालक जो है या छोटा बच्चा या किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है वो खुद से ही प्रेम करने लग जाता है, वो अपने आप को निहारता है, वो अपने आप को देखता रहता है कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ। ये सब चीजें जो है वो नार्सिसिज्म कहलाती है या स्वमोह कहलाती है, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने बताया था कि दो प्रकार की जो इंस्टिंक्ट है वो जो है सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी के अंदर दी है। पहली उन्होंने कहा लाइफ इंस्टिंक्ट या जीवन मूल प्रवृत्तियां, जो व्यक्ति को जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसके अंदर प्रेम, प्यार, स्नेह, निर्माण की भावना, काम वृत्ति, भूख, प्यास, ये सारी चीजें क्या करती हैं, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, और ये निर्माण है, ये निर्माण की तरफ व्यक्ति को बढ़ाती है, यानी कि ये पॉजिटिव चीज है। दूसरी जो प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर होती है वो होती है मृत्यु मूलक प्रवृत्तियां, जिनको डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मृत्यु मूलक प्रवृत्तियां या डेथ इंस्टिंक्ट होती हैं उसमें होता है आपका विध्वंस या विनाश की भावना, जिसमें क्रोध होता है, आपका निराशा, हताशा, ये सारी की सारी चीजें जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी क्या कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट है इसी के बीच जो है वो मनुष्य के इमोशंस जो है तैरते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब हम आगे चलते हैं आज का, ठीक है। अब हम जो है सिगमंड फ्राइड ने अपनी जो थ्योरी में, ये तो हो गया आपका लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट। अब जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने अपनी जो सिद्धांत है उसमें विकास की 5 अवस्थाओं को बताया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहली जो स्टेज उन्होंने बताई है वो है मुख्य अवस्था, ठीक है ना। तो जो मुख्य अवस्था इसको कहते हैं हम ओरल स्टेज, 0 से लेकर 1 वर्ष तक चलती है ये, ठीक है ना। 0 मतलब
पैदा होने से लेकर और 1 वर्ष तक की जो अवस्था है वो है ओरल स्टेज। यहाँ पर जो है वो बच्चा जो है वो जो सुख की प्राप्ति है, जिसको कि फ्राइड ने क्या कहा है, लिबिडो, वो किससे प्राप्त करते हैं, वो मुख से प्राप्त करता है। यानी उसका जो लिबिडो का केंद्र होता है वो क्या होता है, आपका मुख होता है, मुंह होता है, ठीक है ना। यानी उसके जो मनोलैंगिक सुख का कारण, यानी इसीलिए इसमें जो है लिबिडो का इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लिबिडो क्या है, मनोलैंगिक सुख है। और जो ये मनोलैंगिक सुख है, इसी के टर्म में उन्होंने पूरे के पूरे सामाजिक विकास को मनुष्य के विकास को परिभाषित किया। तो जो सुख है उसका जो केंद्र होता है, लिबिडो का केंद्र वो होता है मुख। यानी कि वो मुख से जो है वो सुख को प्राप्त करता है, कैसे, चूस कर, काट कर, है ना। यानी कि अगर व्यक्ति को कोई भी चीज उस टाइम पर दी जाती है, बालक बच्चे को, शिशु को, तो वो क्या करेगा, उसको चूसेगा, उसको मुंह में डाल के उसको काटने का प्रयास करेगा, और उससे उसको क्या मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये इनका मानना है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। यानी कि उनके जो लिबिडो है उसको शांत करने का, उसको प्राप्त करने का जो केंद्र होता है वो मुख होता है, ओरल होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारी पहली स्टेट, जिसको कहते हैं मुखीय अवस्था, ठीक है ना। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बोली है वो है बुद्धीय अवस्था, ठीक है, जिसको इन्होंने कहा है एनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर कितने साल तक चलेगी, 4 साल, 1 से लेकर 2 वर्ष तक चलेगी, 1 से 2 वर्ष तक चलेगी। यहां पर इन्होंने कहा कि जो है वो व्यक्ति की जो सुख का केंद्र होता है या लिबिडो का केंद्र होता है वो होती है गुदा, एनस, ठीक है ना। और जो जो बालक, जो शिशु होता है वो क्या करता है, अपनी जो गुदा है उसके साथ जो है खेलने का प्रयास करता है, और उसे मलमूत्र जो है त्यागने में मजा आने लग जाता है, या कभी कभी उसको रोकने में मजा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो उसको क्या होता है, मलमूत्र त्यागने, रोकने में सुख की या आनंद की प्राप्ति होती है। इस स्टेज में जो है वो बच्चे को जो है वो मलमूत्र त्याग का एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किसके द्वारा, माँ बाप के द्वारा, ठीक है ना। यानी पेरेंट्स के द्वारा मलमूत्र त्यागने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इस स्टेज में। कौन सी स्टेज, बुद्धि अवस्था, ठीक है ना, एनल स्टेज, ठीक है। तीसरी जो हमारी अवस्था है वो है लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था 2 से 5 वर्ष, ठीक है ना। लिंग प्रधान अवस्था 2 से 5 वर्ष। इस अवस्था में जो है वो बच्चे जो हैं उनका जो लिबिडो है वो माता पिता पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उनकी जो लैंगिक अट्रैक्शन है उनका वो माता पिता की तरफ बढ़ जाता है। जो लड़का होता है उसका जो अट्रैक्शन है लैंगिक रूप से वो माता की तरफ होता है, और जो लड़की होती है उसका अट्रैक्शन लैंगिक रूप से पिता की तरफ होता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है इसके कारण जो है वो लड़का जो है वो माता की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसमें जो है लड़की अपनी माँ की तरफ, अपने पिता की तरफ लैंगिक रूप से अट्रैक्ट रहती है, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसीलिए इसको लिंग प्रधान अवस्था कहा गया है,
क्योंकि यहाँ पर जो है वो ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये एक्चुअली में एक यूनानी राजकुमार हुआ करते थे ओडिपस, जिन्होंने क्या किया, गलती से जो है वो अपनी मम्मी या मदर से शादी कर ली और बाद में जब उन्हें इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट हुए थे उसकी तरफ और उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं था। तो तब से ही ये जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और भी इसमें बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। प्राचीन यूनान जो सभ्यता थी उस टाइम की बात है। ठीक है, तो तब से ही इसको ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया है। क्यों कि अपोजिट की तरफ वो जो है वो अट्रैक्ट होते हैं बच्चा। ठीक है ना, और बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब इस टाइम पर जो है माँ बाप का अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारा लिंग प्रधान अवस्था, या इसको हम क्या कहते हैं, फैलिक स्टेज। ठीक है ना, लिंग प्रधान अवस्था या फैलिक स्टेज ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अवस्था है वो है प्रसुप्ति अवस्था, जिसको हम कहते हैं लेटेंसी स्टेज। ये होगी आपका 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है ना, तो जो प्रसुप्ति अवस्था है, ये इसको प्रसुप्ति अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष जो है उसमें बच्चे का ध्यान जो है वो अपने दोस्तों, यानी उसका जो लिबिडो है वो अदृश्य हो जाता है। उसके अंदर जो काम वृत्ति और ये सब जो भावनाएं होती हैं ये लगभग गायब हो जाती हैं। इस समय पर वो अपने समूह या अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में जो है वो व्यस्त रहता है। उसे अपने साथियों के साथ जो है वो खेल कूद करना पसंद है और इसी में वो लैंगिक जो सुख है उसको भी प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसका जो लिबिडो है वो किसी की तरफ, यानी वो अपने पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा उसे अब वो उसका उतना लगाव नहीं रह जाता है और वो अपने दोस्तों में ज़्यादा रहना पसंद करता है, खेलना कूदना उसे पसंद होता है। और साथ के साथ उसका जो लिबिडो है यानी काम वृत्ति जो सेक्सुअल उसका डिजायर्स होती हैं वो एक तरह से अदृश्य रहती हैं, गायब रहती हैं। ठीक है ना, तो ये है आपकी प्रसुप्ति अवस्था। इसको छुपी हुई अवस्था इसीलिए कहा गया। प्रसुप्ति का मतलब होता है शांत या छुपा हुआ। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष। ठीक है ना, तो ये है। और यहीं पर जो है वो बच्चा जो है वो दोस्तों के साथ रहकर एक तरह से संतुष्टि को प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज, जननेंद्रियां अवस्था या जेनिटल स्टेज। ये है 12 वर्ष से और किशोर अवस्था तक। ठीक है ना, मतलब पूरी की पूरी किशोर अवस्था तक ये जेनिटल स्टेज चलेगी। यहाँ पर जो है वो वापस जो है वो बच्चे का जो लिबिडो है या उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो वापस से जनरेट होती हैं और बच्चा जो है वो अब क्या होता है, विपरीत लिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण, समझ गए, अपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है। उसके अंदर जो है वो भावनाओं का एक ज्वार उत्पन्न होता है। भावनाओं का ज्वार या तूफान जिसको कहते हैं वो उत्पन्न होता है और इस टाइम पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ जाना चाहता है और उसको उसकी तरफ लैंगिक रूप से अट्रैक्ट होता है। समझ गए ना, वो सेक्सुअल डिजायर्स को उसकी आप अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जननीय अवस्था या जेनिटल स्टेज। क्योंकि यहाँ पर जो जेनिटल क्यों बोला गया, क्योंकि जो जेनिटल्स जितने भी अंग होते हैं लड़के लड़कियों में वो सारे के सारे धीरे धीरे इस स्टेज में डेवलप होते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है ना, तो वो जो इसीलिए इसको जेनिटल स्टेज कहा गया है, जननेंद्रिय अवस्था कहा गया। ठीक है, तो ये है हमारे सिगमंड फ्राइड की जो अवस्थाएं हैं या अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है ना,
उसके अलावा अब सिगमंड फ्राइड ने जो है वो अपने मनोविश्लेषणात्मक, ये तो था उनका लैंगिक विकास, जो उन्होंने एक अपनी एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी। इसके अंदर वो उन्होंने जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने अब हमारे जो मनुष्य है उसके व्यवहार को परिभाषित करने के लिए जो है वो मन को अलग अलग भागों में बांटा, और उन्होंने जो मानव मन है या जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा। 3 भागों में उन्होंने कहा कि यह सब कौन कौन से 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले चेतन, ठीक है, दूसरा होता है अर्धचेतन। चेतन का मतलब होता है कॉन्शियस, ये होता है आपका आप कॉन्शियस, और तीसरा होता है आपका अवचेतन या अनकॉन्शियस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 3 प्रकार से जो है वो मन को डिवाइड किया। अब ये क्या क्या होते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है उन्होंने कहा कि चेतन मन। तो चेतन मन जो है वो क्या होता है, जो वर्तमान में जो भी व्यक्ति के जीवन में चल रहा है, ठीक है ना। वर्तमान में जो कुछ भी व्यक्ति के जीवन में चल रहा है, जो भी उसके अंदर भावनाएं हैं, जो भी वो अनुभव प्राप्त कर रहा है, जो भी वो अभी देख रहा है, सुन रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो चेतन मन या कॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है, ठीक है ना। और जो मन, जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उसका केवल और केवल जो है वो 10% भाग जो है वो चेतन मन रिप्रेजेंट करता है ना। यानी कि एक आइसबर्ग जो होता है, हम आपने देखा होगा कि जो आइसबर्ग होता है वो ऊपर केवल इतना सा दिखता है, लेकिन नीचे जो है उसका आधा से ज्यादा भाग डूबा होता है, ठीक है ना, और वो तैरती रहती है। तो उसी प्रकार से व्यक्तित्व का जो एक छोटा सा भाग है कॉन्शियस भाग, जो कि केवल 10% को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें प्रेजेंट में दिखता है, जिसके अकॉर्डिंग इंसान काम करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारे पास अर्धचेतन, ठीक है, अर्धचेतन या हाफ कॉन्शियस, ठीक है। अर्धचेतन जो मन है उसमें जो है वो उस प्रकार की स्मृतियां होती हैं जिनको जो है हम भूल जाते हैं सामान्यतः, लेकिन इसको जब हम याद करना चाहते हैं तो वो याद भी आ जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सुलभ स्मृति कहा गया है, सुलभ स्मृति कहा गया है, क्योंकि ये सुलभ होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कई बार क्या होता है कि हमने सपोज ये चश्मा है, मैंने रख दिया था यहीं पर, तो उसके बाद जो है मैं भूल जाता हूँ उस चीज़ को मैंने कहाँ रखा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ध्यान आता है, जब मैं दिमाग पर जोर डालता हूँ तब मुझे समझ आता है कि यार अच्छा मैंने अलमारी के अंदर रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ मेरे हाफ कॉन्शियस माइंड में थी, वो याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर डाला तो वो मुझे याद आ गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हम कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये कौन है, लेकिन जो कहीं तो देखा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम बोलते हैं यार इसको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, इसको कहाँ देखा है, लेकिन कहीं तो देखा है। और जब हम दिमाग पर जोर डालते हैं, अपनी जो पुरानी घटना है उनको पूरा रिवाइंड करते हैं, तब जाके हमें ध्यान आता है कि अच्छा इसको तो हमने इस जगह मॉल में देखा था, या इस जगह हमने इस दुकान में देखा था, या इस शादी में देखा था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाफ कॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं, जिनको हम जो है वो अपनी स्मृति को जो है वो हम वापस लाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में जब हम पढ़कर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा यही वाला जो माइंड है वो काम करता है। हम जो है वो चीज़ें सारी एक छोर से रट के जाते हैं, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, और वो हमें याद आती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा अर्धचेतन या सुलभ स्मृति जिसको कहा है, ठीक है। तीसरी जो हमारे पास है वो है मानव जो मन है
उसकी जो तीसरी अवस्था है वो है अचेतन मन, अचेतन या अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती हैं वो इसके अंदर होती है, दमित इच्छाएं वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है, ठीक है ना। व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कई कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, लेकिन जो सामाजिक नियम है, नैतिकता है, इन सब के कारण वो उन सभी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और कहीं ना कहीं क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, व्यवहार को प्रभावित करती हैं, समझ रहे हो। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने सबसे ज्यादा जो शोध किया है वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही किया है। हमने देखा होगा कि कई बार हम क्या कोई भी इंसान की किसी भी बात पर जो है वो अचानक से कुछ ऐसा रिएक्ट कर देता है, लेकिन बाद में वो कहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया या इस प्रकार का रिस्पॉन्स क्यों दिया। तो वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड ने उसके करवाया, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। और जो इसमें जो भी बातें होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में वो क्या होती हैं, अनैतिक होती हैं, अनैतिक होती हैं, असामाजिक होती हैं। यानी कि हमें जो है उल्टे काम करने थे लेकिन हम नहीं कर पाए, तो वो व्यक्ति के दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में, और वो उस चीज को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये है। तो ये जो है वो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बच्चे जो है उल्टे काम करते हैं तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता इस चीज़ का क्या क्या मतलब है, क्यों हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, अनैतिकता की तरफ जो है हमें ले जाते हैं, जिसके अंदर अनैतिक इच्छाएं हमारी डेवलप होती हैं। और ये जो अनैतिक मन है इसमें जो स्मृति है उसको हम स्मृति को वापस याद नहीं कर सकते, मतलब ये सुलभ नहीं है। यानी हम चाहें भी तो हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ है उसको हम रिवाइंड करके अपने दिमाग में नहीं ला सकते हैं, मुख्य मेन मेमोरी में नहीं ला सकते हैं, समझ गए। कई बार हम एग्जाम होते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने इस ऑप्शन को क्यों टिक किया है, हमें क्यों चीज़ ये सही लगी, लेकिन हमने वो कर दिया और वो सही भी हो जाता है। तो क्या मतलब है, वो अनकॉन्शियस माइंड से हो गया, लेकिन हमें उसका लॉजिक कभी भी पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इसमें जो चीज़ होती है उसको हम क्या नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, इसको वापस हम मेन मेमोरी में नहीं ला सकते, ठीक है ना। इसमें जो काम होते हैं वो अनकॉन्शियसली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये है, अब आप समझ गए हैं। उसके अलावा जो सिगमंड फ्राइड हमारे वैज्ञानिक है, इन्होंने जो है वो 3 साधनों के बारे में बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 साधन बोल सकते हैं ये, या आप कह सकते हैं कि 3 जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए हैं, 3 कॉन्सेप्ट, 3 साधन जो कि व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। और वो 3 साधन कौन से, इदम, अहम और परम अहम। इड, ईगो और सुपर ईगो, समझ गए, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईदम क्या होता है, ईड क्या होता है। ईड जो है वो एक बाल्य अवस्था या आप कह सकते हैं किशोर अवस्था का एक भाग होती है, जो क्या करता है, अनैतिक कार्यों को करवाती है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो सुख को प्राप्त करना होता है, सुख को प्राप्त करना होता है। यानी कि हाँ, जो बच्चा है वो किसी भी प्रकार से जो है वो
सुख की अनुभूति लेना चाहता है, उसे चाहे वो किसी भी काम में आए, अगर उसे किसी की दीवार गिराने में मजा आता है तो वो उसके लिए सुख की अनुभूति है, ठीक है ना। अगर उसे कुछ भी काम करने में मजा आ सकता है, ठीक है, उसे हो सकता है बाइक पे उल्टे उल्टे स्टंट करने में मजा आता हो। तो यानी कुल मिला के जो ईद होता है वो अनैतिक, नैतिक और जो सामाजिक मूल्य है उनको नहीं समझता है, उनको नहीं मानता है, बल्कि वो किसी भी प्रकार से अपना जो उद्देश्य, अपना जो काम है उसको करना चाहता है और उसके अनुसार वो क्या करना चाहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, सुख लेना चाहता है। यानी उसे सुख की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए जो है वो सामाजिक मूल्य या नैतिकता किसी भी प्रकार से उसके लिए मायने नहीं रखती। तो ये होता है ईद। तो जो ये किशोर अवस्था होती है या बाल्यावस्था होती है उसमें ईद जो है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो किसी की नहीं सुनता है, तो वो किस कारण, ईद के कारण ही होता है, ठीक है ना। सेकंड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वो है ईगो, ठीक है। ईगो या अहम। ईगो का जो संबंध है वो किससे होती है, रियलिटी। जब व्यक्ति बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसे जो है वो समाज की जो सच्चाई है वो पता लगने लग जाती है कि भाई हमें समाज के जो नियम हैं, कानून हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, और जो सामाजिक मूल्य हैं उसको मानना है, नैतिकता के हिसाब से चलना है। तो धीरे धीरे जो है वो उसकी बहुत सारी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती हैं और उसके अंदर जो है वो निराशा की भावना डेवलप होती है। तो जब ये निराशा की भावना उसके अंदर विकसित होती है तब उसके अंदर क्या होता है, अहम जो है वो डेवलप होता है, अहम। और अहम जो है वो उसे कहता है कि नहीं ये एक सच है और हमें इस पर इसको मानना है और इसके अकॉर्डिंग कार्य करना है, और साथ के साथ जो है वो इस सब से संघर्ष करके मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो वो क्या होता है, अहम होता है या ईगो ही होता है, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तब हमें क्या होता है, हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते कि नहीं होते। हमें लगता है कि हमें पायलट से कम तो कोई बनना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, हमें जीवन के सच्चाइयों का पता लगने लग जाता है, रियलिटी का हमें आभास होता है। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, अपने जो है रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। अब हमारा ईगो है वो हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको मान लेते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर अहम की भावना आ जाती है। तो ये चीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है वो ईदम होता है, वो जैसे कि कोई प्यार में पड़े हुए जो नए नए जो होते हैं रिलेशनशिप में, तो वो क्या होता है, ईदम अगर उनके अंदर है किशोर अवस्था में तो वो किसी भी हद तक जाके साथ होना चाहते हैं। लेकिन जब जो ईगो होता है वो क्या कहता है कि भाई अगर नहीं हो सकता है, अगर हमारा जो आगे फ्यूचर नहीं है, पॉसिबल नहीं है किसी भी कारण से, तो हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा और रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका ईगो अहम, जो कि क्या करता है, आपको रियलिटी से परिचित कराता है और आपको उससे लड़ने के सामने देता है। इसीलिए जो रियल अहम है उसको क्या कहा गया है, व्यक्ति के भीतर का व्यक्ति, भीतर का व्यक्ति। यानी जब उसके अंदर अहम की भावना विकसित होती है तो वो क्या करता है, व्यक्ति हमेशा अपने भीतर के इंसान से बात करता है कि भाई मैं क्या ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, या मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो ईगो का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये है। थर्ड जो हमारे पास है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो, परम अहम, परम अहम या सुपर ईगो, ये जो है ये आपका नैतिकता और आदर्शवाद पर आधारित, आदर्शवाद पर आधारित है। इसे क्या कहा गया है, मनुष्य के भीतर का देवता कहा गया है, समझ गए। यानी कि ये क्या करता है, व्यक्ति को नैतिक कार्यों की तरफ मोड़ देता है और वो क्या करता है, व्यक्ति का जो ईगो है वो उस लेवल पर होता है कि वो अब हर कार्य को नैतिक और अनैतिक की नज़र से ही देखने लग जाता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर गाड़ी रास्ते में किसी से टकर गई तो क्या करेगा इंसान, तुरंत जो है वो उससे लड़ने की बजाय क्या करेगा, उससे बात करेगा, उसको बोलेगा बैठ के बात करते हैं, या उस जितना भी उसको कोई दिक्कत हुई है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, कुछ भी करना है, वो सब चीज़ें करता है। तो ये कहाँ पर आता है कि उसके अंदर अब एक सुपर ईगो डेवलप हो गया है। यानी कि बहुत कम लोगों में ये चीज़ें डेवलप हो पाती हैं कि वो क्या करते हैं, उनके अंदर उस लेवल की मैच्योरिटी आती है कि वो जो है वो आदर्शवाद की तरफ जाते हैं, नैतिकता और नैतिकता की तरफ से देखते हैं। इसीलिए इसको मनुष्य के भीतर का देवता कहा गया, क्योंकि इंसान जो है वो एकदम देवता स्वरूप हो जाता है, वो दूसरों की फिक्र करने लग जाता है, उसे दूसरों की जिम्मेदारी को उठाने में, दूसरों की सहायता करने में मजा आने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ उसके अंदर होती है। उसके लिए अब स्वयं का जो ईगो है वो मायने नहीं रखता है, बल्कि उसके अंदर एक सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को सुपर ईगो कहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस ईगो के डेवलप होने के बाद इंसान जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाके खुद खाना खा के भी आ सकता है, ठीक है ना। खैर ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ पर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं कि परम अहम क्या होता है, ईगो क्या होता है और ईड क्या होता है। भाई ईड जो होता है, याद रखना, जो ईड है उसका संबंध होता है अनकॉन्शियस माइंड से, समझ गए ना। ईड का जो संबंध होता है वो अनकॉन्शियस माइंड से होता है, और जो कॉन्शियस माइंड है उसका संबंध होता है ईगो से। क्योंकि जो ईड है वो हमारे से क्या होता है, ऐसे काम करवाता है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं और हम उनको करना चाहते हैं, हम किसी भी कीमत पर उनको, बच्चा जो है वो करना चाहता है, वो उसके अंदर जैसे कई लोग जो है वो मौका मिलते ही रेप कर देते हैं। तो क्या है उसके अंदर, उसके अंदर वो जो अनकॉन्शियस माइंड में एक कुंठा की भावना भरी हुई है, और वहाँ पर जैसे ही उसे मौका मिला उसने वो चीज़ एग्जीक्यूट कर दी, नैतिक अनैतिक वो चीज़ वो भूल चुका है। तो वो क्या होता है, ईद जो है वो करवाता है ये सब काम, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या विकसित करनी है, अपने अंदर सुपर ईगो अपने अंदर डेवलप करना है, ताकि हम अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी को डेवलप करें कि हम क्या करें, हर चीज़ को माफ कर सकते हैं, हम परिस्थितियों को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल करें, ठीक है। और जो है वो रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोचें कि किस चीज़ पर कैसा रिएक्ट करना है, तब वो हम बोलेंगे कि हमारे अंदर सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये है हमारा। तो भाई अब आप मेरे ख्याल से जो है फ्राइड की थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। आगे जो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एरिक्सन की थ्योरी। एरिक्सन का सिद्धांत। जो एरिक्सन थे वो भी क्या थे, इनको कहा जाता है फ्रायडवादी। फ्रायडवादी यानी कि ये फ्रायड, जो सिगमंड फ्रायड थे उन्हीं के शिष्य थे, उनको फॉलो करते थे और उनकी जो विचार हैं उनसे सहमत थे। तो इन्होंने भी जो है अपने जो सिद्धांत है वो दिया, जो है उसमें मनोसामाजिक जो विकास है उसकी अलग अलग अवस्थाएं दी, अभी मैं वो बताऊंगा। और उस मनोसामाजिक विकास की अलग अलग अवस्थाओं में इन्होंने, इनकी जो है फ्रायड की जो थ्योरी है उसकी छाप देखी जा सकती है साफ साफ, ठीक है। तो इसलिए इनको फ्रायडवादी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो मनोसामाजिक विकास की अवस्था में जो एक बात सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में 3R का सिद्धांत, यानी कि इन्होंने क्या दिया, 3R का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये 3R क्या थे, ये 3R का मतलब होता है रिचुअल, पहला है रिचुअलाइजेशन, दूसरा है रिचुअल और तीसरा है रिचुअलिज्म, ठीक है ना। सबसे पहले जो है वो रिचुअलाइजेशन। रिचुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसने समाज के जो रिचुअल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग, यानी समाज में जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको एक्सेप्ट करना और उसी के अकॉर्डिंग कार्य को करना, ठीक है ना। तो वो होता है रिचुअलाइजेशन। जो व्यक्ति जो है वो प्रत्येक स्टेज पर जो है वो समाज की
प्रचलित अवधारणाओं को जो है या जो नैतिकता है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करना सीख जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिचुअलाइजेशन। दूसरा होता है रिचुअल, यानी जो रिचुअल जो है वो चले हुए जो व्यक्ति के प्रचलित नियम है या समाज के प्रचलित नियम हैं, और जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम देखते हैं कि बड़ा जो हमसे बड़े हैं वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, हम भी उन्हीं को जो है वो दोहराने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम को करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा होता है रिचुअलिज्म, यानी कि जो व्यक्ति है उसके अंदर अब इन जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करने के बाद जो है रिचुअलिज्म हो जाता है, आ जाता है, यानी कि वो खुद भी जो है वो उसी प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है ना, हमारे जो प्रचलित समाज में जो भी नियम होंगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। हमने देखा कि हमसे बड़े इस प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, इस प्रकार से शादी करते हैं, इस प्रकार से जो है वो बाकी के संस्कार जो है वो करते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार से करना हो जाता है और फिर हमारे व्यक्तित्व में वो चीज़ आ जाती है, तो उसको कहते हैं रिचुअलिज्म। ठीक है ना, तो बहरहाल आपको क्या करना है, आप इन चीज़ों को याद ना भी रखें तो आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है कि जो 3R का कॉन्सेप्ट है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, वो किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। ठीक है ना, जो कि एक सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि हमने इनके स्टेजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है ना, स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने जो है 1963 जो है उसमें एक बुक लिखी जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की एक बुक लिखी 1963 में। तो इसमें उन्होंने जो है वो मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं हैं उनका उल्लेख किया। इस बुक का नाम याद रख लेना क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो पुस्तक है वो किसने लिखी, तो वो लिखी एरिक्सन ने, और वो किससे संबंधित थी, मनोसामाजिक जो विकास है उसकी अवस्थाओं से संबंधित, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस का जिक्र किया है। ठीक है ना, तो ये 8 स्टेजेस कौन कौन सी हम अलग अलग तरीके से आप पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली जो स्टेज उन्होंने इसमें बताई है वो है शैशव अवस्था, जिसमें होता है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है ना, और ये जो स्टेज है ये कब से है, 0 से 1 वर्ष, 1 वर्ष, यानी जब 0 से 1 साल का होता है बच्चा तब होता है। शैशव अवस्था को मतलब क्या बोलते हैं हम, इन्फेंसी स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जब माँ बाप से जो है वो जो प्यार जो प्रेम की उम्मीद होती है, जिस प्रकार के केयर की उम्मीद होती है, तो वो अगर मिल जाता है तो उसके अंदर जो है वो एक विश्वास की भावना या ट्रस्ट की भावना जो है वो डेवलप होती है। ठीक है ना, और अगर उसको बचपन से ही जो है वो छोड़ दिया गया है मेड के हाथों में, या उसको उस प्रकार से माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं कर पाएगा, बल्कि वो उस पर भरोसा करेगा जो उसके ज़्यादा करीब हो, तो उसके अंदर एक अविश्वास की भावना जो है वो विकसित होगी बच्चे के अंदर। ठीक है ना, तो जब बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की भावना डेवलप होती है और उसी से जो उसके अंदर मनोसामाजिक विकास है, जब मतलब ये एक तरह से द्वंद्व है उसके अंदर, उस अवस्था में बच्चे के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। ठीक है ना, और उस द्वंद्व को कहते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास का द्वंद्व। जब इस द्वंद्व को वो पूरा कर लेगा, उस द्वंद्व से वो बाहर आ जाएगा, तब जाके उसके अंदर जो है वो एक मनोसामाजिक शक्ति, मनोसामाजिक शक्ति जो है वो विकसित होगी, और उस शक्ति को कहा जाता है क्या, आशा हो। ठीक है ना, यानी कि अब उसके अंदर ये आशा नाम की जो मनोसामाजिक विकास की शक्ति, मनोसामाजिक शक्ति क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो आशा है
इसके कारण ही वो अब बच्चा आगे बढ़ने की या उसका जो विकास है वो होगा, और वो अब समझ जाएगा कि मैं क्या हूँ, पूरी तरीके से विश्वास है उसे अपने माता पिता के ऊपर, और अब उसके अंदर एक आशा की भावना डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी पहली स्टेज, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास जो है वो एक द्वंद्व चलता है। ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास सेकंड जो स्टेज है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है पूर्व बाल्यावस्था, जहां पर हमारे पास चलता है आपका स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। जो ये अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें बच्चे के अंदर जो है वो ऑटोनमी वर्सेस सेम, ये जो द्वंद्व है ये लगातार उसके अंदर चलता रहता है। ये कब है आपका 2 से लेकर 3 वर्ष तक चलता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ पर जो है वो बच्चा वो है अब स्वतंत्रता चाहता है, यानी अपने कार्य को करने के लिए वो चाहता है कि मुझे फ्री कर दिया जाए, मुझे खेलने दिया जाए, इधर उधर घूमने दिया जाए, हल्का फुल्का घर में है ना जो भी है उसको छोटे मोटे जितने भी वो काम जिसमें उसको सुख मिलता है वो करने दिया जाए। जब उसको वो सब करने दिया जाता है, ऑटोनॉमी की भावना उसके अंदर आती है, उल्टे काम नहीं बल्कि नॉर्मल काम जो है बच्चा जो कर सकता है, तो फिर उसके अंदर एक कौन सी भावना डेवलप होती है, मनोसामाजिक शक्ति, जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति। यानी कि विल पावर जो है उसके अंदर डेवलप होती है। अब वो कामों को करना चाहता है, किसी भी काम को वो उसके अंदर करने की एक इच्छा शक्ति डेवलप होती है, क्योंकि उसको ऑटोनॉमी दी गई। और लज्जाशीलता यानी सेम, अगर उसको नहीं करने दिया जाता है, उसको एकदम ऐसे कर दिया गया है कि बिल्कुल उसके चारों तरफ जेल जैसा वातावरण बना दिया गया है, उसको किसी भी काम के लिए फ्री नहीं है वो, तो उसको हमेशा क्या होगी, उसके अंदर एक सेम की भावना होगी। उसे लगेगा कि मैं शायद कुछ भी करने में, स्वयं से करने में अक्षम हूँ, या मेरे बस का नहीं है, इसीलिए मुझे मेरे घर वाले कुछ करने नहीं देते। ठीक है ना। तो ये है हमारे स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है खेल अवस्था। ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्ले स्टेज, प्ले एज कहा जाता है इसको। जो प्ले अवस्था है, इसमें जो हमारे पास द्वंद्व चलेगा वो है पहल बनाम ग्लानि, या इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इस अवस्था को ये हमने कहा कि 4 से लेकर 6 वर्ष तक जो है ये अवस्था चलती रहती है, पहल बनाम ग्लानि। अब ये जो अवस्था है इसमें जो है वो बच्चा खेलता है, कूदता है, उसे ये सब चीजें पसंद होती हैं, तो वो क्या करना चाहता है, हर चीज में पहल करना चाहता है। यानी वो खेल में हर चीज में खेल जो भी वो खेलता है आसपास किसी भी प्रकार से वो उसमें आगे रहना चाहता है। यानी घर पे भी अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसमें वो शुरुआत करना चाहता है कि मैं शुरू करूंगा, मैं करूंगा, है ना, जैसे बच्चे करते ही आपने देखा होगा कि मैं करता हूँ। अगर वो चीज कर लेता है तो उसके अंदर जो है वो एक मनोसामाजिक विकास की शक्ति जो है वो डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। यानी वो अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए मुखर हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो पहल कर रहा है किसी भी खेल में या किसी भी कार्य में, तब वो उसमें सक्सेस भी हो रहा है, वो उसको कर ले रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर अब एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने की भावना डेवलप होगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। कुछ ना कुछ उद्देश्य उसके जीवन का अब धीरे धीरे बन रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर आ जाती है गिल्ट की भावना। ठीक है ना, गिल्ट यानी कि ग्लानि। उसको अंदर से ऐसा होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर
क्योंकि वो उस तरीके के होते हैं, उनके अंदर मनोविकार टाइप के होते हैं। तो वो क्या होते हैं, बच्चों के साथ उनके कोई भी बच्चा उनके साथ ना तो खेलना पसंद करता है, ना वो उस प्रकार से बच्चों के साथ घुल मिल पाते हैं, ना उस प्रकार से इनिशिएटिव ले पाते हैं। इस वजह से जो है वो बच्चे जो है अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, और उनके अंदर गिल्ट की भावना डेवलप हो जाती है कि मैं एक लूजर हूँ। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस स्टेज में होती है, खेल अवस्था या आपका प्ले स्टेज में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अवस्था है वो है स्कूल एज। स्कूल अवस्था, जिसमें हमारे पास जो द्वंद्व चलेगा बच्चे के भीतर वो है परिश्रम बनाम हीनता। ये स्टेज चलती है आपका 6 से 12 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता, तो जो परिश्रम बनाम हीनता वाला जो स्टेज है वो है हमारे स्कूल एज, जिसमें बच्चा जो है वो स्कूल के कार्यों में बिजी रहता है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो बच्चा, परिश्रम का मतलब होता है इंडस्ट्री, और हीनता का मतलब इंफीरियोरिटी। यानी कि बच्चा जो है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाता है, रोज वहाँ पर इतनी पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, घर आके फिर जब उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो परिणाम मिलते हैं, उसको हर जगह से अप्रिसिएशन मिलता है, तो उसके अंदर जो है वो एक सामर्थ्य डेवलप होती है, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ विकसित होती है। समझ गए। ये एक मनोसामाजिक शक्ति है जो कि क्या करती है, उसको मजबूत बनाती है कि हाँ यार मैं तो सही कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो है वो उसके अंदर विकसित होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, जो परिश्रम नहीं कर पा रहा, वो स्कूल में उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं समझ पाता हूँ, तो उसके अंदर फिर इन्फीरियोरिटी या हीन भावना विकसित होगी। यानी कि वो अगर वो स्कूल में उस प्रकार से परिश्रम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसे परिणाम नहीं मिलता है, या हो सकता है उस बच्चे को समझने में दिक्कत, वो नहीं समझ पा रहा है, या उससे सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहे हैं, पढ़ाई उसको नहीं समझ आ रही, उसे लग रहा है मेरे बस की पढ़ाई है ही नहीं, तो उसके अंदर फिर हीनता की भावना विकसित हो जाती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाता है। ठीक है। और अगर वो ऐसा करने में विकसित होता है तो सामर्थ्य उसके अंदर विकसित होती है, और जब उसके अंदर सामर्थ्य विकसित होती है तो वो कहीं ना कहीं कार्यों को बेहतर तरीके से करना लग जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास खेल, स्कूल अवस्था, स्कूल एज, इंडस्ट्री बनाम इन्फ्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो है आपकी एडोलसेंस, किशोर अवस्था। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास बच्चे के ऊपर जो द्वंद्व चलता है वो है पहचान बनाम संभ्रांति। एडोलसेंस जो है उसमें जो है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ठीक है ना। यानी कि जो बच्चा है वो यहाँ पर जो एडोलसेंस है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो बच्चा है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसका जो शारीरिक विकास है उसमें इतने तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं, और साथ के साथ उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। तो किशोर अवस्था में इस वजह से बच्चा जो है वो हमेशा लगातार चाहता है कि वो अपनी खुद की पहचान बनाए, वो इसके लिए हाथ पांव मारना शुरू कर देता है, वो चाहता है कि लोग उसे जाने, कॉलेज में जाने, दोस्तों के ग्रुप में उसको जाने, हर जगह जो है वो अपने एक अलग पहचान बनाना चाहता है। ठीक है। और जब वो उस प्रकार की पहचान को बनाने में सक्षम होता है, उस द्वंद्व को वो पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है, तब उसके अंदर जो है वो कर्तव्य परायणता की भावना जो है वो विकसित होती है। ठीक है ना। यानी कि वो अब अपने कामों को अच्छे से करना चाहता है, कर्तव्य परायणता। ठीक है। जब उसके अंदर ये चीज नहीं होती है तो वो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में होता है, वो उसे लगता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैंने ये किया है तो सही किया है, इस पर मुझे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, यानी कि उसके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। तो ये होता है हमारा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को इन्होंने माना है तब से 12 से लेकर 20 वर्ष तक। ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारे पास
पूर्व वयस्कावस्था, वयस्कावस्था, ठीक है, अर्ली अडल्टहुड, यहां पर जो द्वंद्व है वो चलेगा घनिष्ठता बनाम अलगाव, यानी इंटीमेसी वर्सेस इंटीमेसी वर्सेस अलगाव को क्या बोल सकते हैं, अलगाव अलग होना मतलब, ठीक है ना। तो घनिष्ठता बनाम इसमें ये जो एज है ये चलेगी 20 से 30 वर्ष। इस अवस्था में जो है वो व्यक्ति जो है वो चाहता है कि उसके जो दोस्त यार निकट संबंधी जो है या कोई भी दोस्त है, कोई भी प्यार है जीवन में, ये सब चीज जो है उसके क्या है, घनिष्ठ रहे, उसके नजदीक रहे, उसके वो उनसे इंटीमेसी चाहता है, वो संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना चाहता है 20 से 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और अगर वो ऐसा करने में सक्षम होता है तो उसके अंदर जो है वो स्नेह की भावना विकसित होती है, यानी कि लव, जो लव है या स्नेह की भावना है वो उसके अंदर विकसित होती है इस अवस्था में 20 से 30। और वो किसी के लिए भी हो सकता है, अपने दोस्तों यारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने किसी भी किसी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, कुछ भी इस तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पति पत्नी के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस अवस्था में विकसित होती हैं। और अगर वो जो लोग हैं वो उसके करीबी और उससे दूर जाते हैं तो उसके अंदर एक अलगाव की भावना पैदा होती है, जिससे वो क्या हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, ठीक है ना। यानी कि इस स्थिति में अवसाद में जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावना, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में भी जा सकता है इंसान अगर उसे किसी भी प्रकार से जो है वो अलगाव की स्थिति महसूस हो। यानी अगर जैसे आपने देखा होगा कई लोग ब्रेकअप होते हैं तो उसके बाद किस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अलगाव की भावना वो प्रबल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो स्नेह या प्रेम की भावना होती है ये व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा की तरफ मोड़ देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज जो इन्होंने बताई है वो है मध्य वयस्कावस्था, मध्य वयस्कावस्था, ये जो है आपका चलेगी 30 से 65 वर्ष तक चलेगी। यहां पर जो द्वंद्व है वो है हमारा, इसको जननात्मक वर्सेस स्थिरता, जननात्मक वर्सेस स्थिरता, यानी कि ये जो अवस्था होती है यहाँ पर जो है वो बच्चा जो इंसान है, व्यक्ति है, वो अब क्योंकि अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, ठीक है, वो अपने उसको उसके जो परिवार है वो शादीशुदा हो जाता है, उसके जीवन में बीवी बच्चे, ये सारी चीज़ें जो है वो फैमिली को देखना पड़ता है, तो उसके अंदर जो है वो एक दूसरों के प्रति एक वैसी भावना विकसित हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, देखभाल, यानी मनोसामाजिक जो विकास है वो विकसित होता है। वो कौन सी भावना होती है, देखभाल या केयर। यानी इन वर्षों में जो है वो व्यक्ति जो है वो हमेशा क्या करना चाहता है, वो दूसरों की जो है वो अपने जो सगे संबंधी, अपने जो चाहने वाले हैं, उन सभी की जो है वो इच्छाओं को पूरी करने, उनका जो देखभाल रखना, उनका ख्याल रखने की कोशिश करता है। और जब वो ऐसे करने में सफल होता है, इस प्रकार से सक्षम होता है, तब उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी आती है। उसे लगता है कि हाँ मैं अब पूरी तरीके से अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पा रहा हूँ। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी आती है या एक हीन भावना उसके अंदर विकसित होती है कि मैं अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को क्या नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या उनके आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पूर्णता या स्थिरता की स्थिति है वो इसी स्टेज में आती है। और जननात्मकता इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो लगातार हम अपने परिवार को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो देखभाल की स्थिति है ये या केयर जो है वो इस अवस्था में इसका मुख्य अंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट स्टेज है वो है परिपक्वता, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी, जहां पर हमारे द्वंद्व चलेगा संपूर्णता वर्सेस निराशा। ये 65 वर्ष से
और मृत्यु तक ये जो है चीज चलती रहेगी, संपूर्णता वर्सेस निराशा। यानी कि यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है वो इसके बाद जो है रिटायरमेंट हो चुका होता है, वो अपने पूरे जीवन को वापस रिवाइंड करके देखता है और वो ये यहाँ पर देखने की कोशिश करता है कि मैंने जीवन में क्या क्या जो है लक्ष्य जो रखे थे, क्या मैं उनको प्राप्त कर पाया, क्या मैं सारी चीज़ों को सबके लिए अच्छा कर पाया, सबके कल्याण में कितना कर पाया, मैंने क्या क्या अच्छे काम किए। अगर वो अपने सारे कार्यों को लेकर, अपने जीवन को लेकर संतुष्ट होता है तो उसके अंदर जो भावना विकसित होती है उसको कहते हैं परिपक्वता, है ना। यानी कि उसके अंदर एक वो संपूर्णता की भावना विकसित होती है, परिपक्वता की भावना विकसित होती है। और अगर वो ऐसा नहीं कर, मतलब उसे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाया, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उनके अंदर हमेशा बुढ़ापे में एक निराशा की भावना विकसित हो जाती है। क्यों? क्यों उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हो पाई, है ना। या उनकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, अपने बच्चों से वो चीज़ नहीं हो पाई, तो उनके अंदर वो निराशा की भावना या हताश होने की भावना बनी रहेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं संपूर्णता वर्सेस निराशा। ठीक, तो ये है भाई। तो कुल मिला के जो है वो जो ये हमारे आपके वैज्ञानिक हुए हैं मनोसामाजिक एरिक्सन, इन्होंने न केवल एक स्टूडेंट के पर्पज से बल्कि पूरी लाइफ को जो है वो डिवाइड कर दिया अलग अलग मनोसामाजिक स्टेजों में, और प्रत्येक स्टेज पर उन्होंने उनकी विशेषताओं को बताया, साथ के साथ उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आया होगा, 50-60% तो आया होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बने रहिए, हम आने वाले टाइम में भी और क्लासेस पढ़ते रहेंगे। ठीक है क्लास, तो थैंक यू सो मच और हैव ए गुड डे। आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।